हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ही ये ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से आपका कल का वीडियो मिस हो गया था, आ नहीं पाया था। और वो इसलिए भी क्योंकि एकदम से बहुत तेज़ फीवर था, खांसी आई और ये सब कोल्ड वगैरह काफ़ी चीज़ें हो गई थी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो जाने की वजह से मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया था। तो ये प्रॉब्लम हो गई। आज भी मैं भी जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इसीलिए आपको थोड़ी सी अलग लग रही होगी। क्यों? क्योंकि मतलब ये जो कोल्ड हुआ है उसकी वजह से आवाज़ चेंज हुई है, और फीवर की वजह से पूरी बॉडी पेन और ये सारी चीज़ें, सर दर्द होना, और ये सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से चल रही हैं। और दोस्तों देखिए, आप लोग जो है वीडियोज़ को देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर मुझे भी कई बार लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो यार फिर मैं मेहनत करके इतना डालता हूँ, आप लोग देखते भी नहीं हो। क्या करूँ, वीडियो डालूँ या ना बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि देखिए, वीडियो पे कितने 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, तब तक 200 व्यूज़ नहीं पहुंच रहे हैं। और आप लोग ये सोचिए कि इस तरीके से करेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा। चलिए, कोई नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर तो कर ही दिया करें। आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे तो उससे देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा। बस ये है कि हाँ, हम लोगों को थोड़ा सा व्यूज़ मिल जाता है, लगता है कि यार मेहनत कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा फल मिल गया, बस और कुछ नहीं होता। आप अगर शेयर कर देंगे तो आपके पास से कोई पैसा नहीं खर्च होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा इंग्लिश का। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बैकआउट लिखा हुआ है। बैकआउट का मतलब क्या होता है? बैकआउट का मतलब होता है दोस्तों मुकर जाना, पलट जाना। ठीक है, कह सकते हैं कि विदड्रॉ कर लेना, जो कहा था उसको ना करना, उससे हट जाना। तो बैकआउट का मतलब मुकर जाना होता है। तो देखिए, विदड्रॉ होता है तो टू विदड्रॉ, यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। लिखा हुआ है डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। क्या लिखा हुआ? एज सून एज, जस्ट एज, नो सूनर, आर्डली। ठीक है, देखो, जब यहाँ पे देन भी दिया हुआ है और डिड भी दिया हुआ है तो इसका मतलब नो सूनर से स्टार्ट होगा। ये नो सूनर डिड आ जाएगा, देन उसके बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट किससे हो जाएगा? नो सूनर, क्योंकि ये एक पूरा पैटर्न होता है। नो सूनर के साथ में डिड जरूर आएगा। ठीक है, चलिए फिर तीसरा नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या लिखा हुआ है? सिनोनियम रेवेन्यूज लिखा हुआ है। रेवेनस लिखा हुआ। रेवेनस का मतलब होता है भूखा। क्या होता है? भूखा। ठीक है, फिर स्टारवेड होता है, और स्टारवेड लिखा हुआ है। ये इसका भी मतलब क्या होता है? भूखा ही होता है। ये सैटिएटेड लिखा हुआ है। सैटिएटेड का मतलब होता है संतुष्ट। और ये लास्ट में कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट का मतलब होता है विषय या संतुष्ट। ठीक है, और फुल मतलब पूरा। चलिए फिर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्या हो जाएगा? ऑब्ड्यूरेट हो जाएगा। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है, स्टबर्न भी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें जिद्दी के लिए स्टबर्न नहीं दे रखा है तो फिर रिजिड, कैलुअस, एमिनेबल और सिक्योर। तो एमिनेबल हो जाएगा, इसका भी मतलब जो है अच्छा, एमनेबल का मतलब तो होता है जो बहुत ही शांत, सौम्य, साम्य होता है, सौम्य बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इसका उल्टा पूछा था ना। हाँ, अगर सिनोनियम पूछता तो स्टबर्न हो सकता था, उसका मतलब जिद्दी होता है। और एमिनिएबल का मतलब होता है शांत या सौम्य, तो वो जिद्दी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, ये कैलुअस जो लिखा हुआ है, कैलुअस और ये रिजिड दोनों का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। चलिए फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द given sentence. If there is no need to the substitute it, select option no substitution required. Often it make one wonder at the sight you see. अच्छा, often it makes one wonder at the sight you see। अच्छा, हमें जहाँ पे अंडरलाइन है इसको सही करना है। चलिए, देखा वो ऑफन इट मेक वन वंडर एट द साइट यू सी। दोस्तों, जब यहाँ पे अगर वन लिखा हुआ है तो जो इसका पॉजेसिव केस हो जाएगा तो वहाँ पे वंस के हो जाएगा, वंस सी। तो यू की जगह पे क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा, ONE अपोस्ट्रोफी S, वंस सी, सेकेंड नंबर सही हो जाएगा।
चलिए 6 नंबर में क्या क्या दे रखा है। 6 नंबर में लिखा हो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अच्छा, वन वर्ड बताना है, चलिए वन वर्ड देखते हैं। प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस आर एग्जिबिटेड। प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस आर एग्जिबिटेड। अच्छा, जहाँ पे किए जाते हैं, स्थान जहाँ किसी वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है, वो क्या कहलाता है। इम्पॉर्टेंट हो या नॉर्मल भी ऑब्जेक्ट्स का प्रदर्शन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो दोस्तों फेयर कहलाता है। फेयर क्या होता है, फेयर मेला होता है, ठीक है। चलिए फिर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। अच्छा, लाइकिंग, इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, जिसमें इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट की कमी हो, ठीक है, आनंद व उत्साह की कमी कह सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डेस्पॉट, हॉस्टाइल, मुंडेन या माइजरली। तो दोस्तों को मुंडेन कहते हैं। मुंडेन का मतलब होता है कि जब आपके पास उत्साह और जो आनंद होता है उसकी कमी होती है, तो बड़े नीरस स्वभाव के लोग होते हैं, तो मुंडेन मतलब उसको नीरस कह सकते हैं, ऐसे ही मतलब नॉर्मली। चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो कंटेम्पलेट लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, टेम्परेट लिखा हुआ है और सिंडिकेट लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए देखने से तो आपको भी पता चल गया होगा कि इसमें गलती किस में है। जो इसमें टेम्परेट लिखा हुआ है, गलती इसमें है। गलती क्या है, इसमें एक चीज़ छूटी हुई है। TEMPERAT होता है, टेम्परेट होता है, टेम्परेट। इसका मतलब होता है क्या, टेम्परेट का मतलब होता है संयमी। क्या होता है, संयमी होता है, ठीक है। और जो कंटेम्पलेट लिखा हुआ है इसका मतलब विचार होता है। सिंडिकेट मतलब लिखा होता है संघ होता है। चलिए द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। विल यू केयर केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। अच्छा, क्या आप मेरी कॉफ़ी, जो कप ऑफ कॉफ़ी है, कॉफ़ी का एक जो कप है, उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस तो वुड से स्टार्ट होते हैं, विल से तो स्टार्ट नहीं होते। तो यहाँ पे जो गलती हो जाएगी किस में हो जाएगी, विल यू में। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, वुड यू, ठीक है। उसका मतलब होता है कि आप उससे कह रहे हो कि प्लीज़, मतलब एक रिक्वेस्ट भाव में कह रहे हो, तो वो वुड का मतलब वहाँ पर रिक्वेस्ट भाव होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम चाहिए। अब LULL, अब इसको लोल जो है, लुल, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है शांति। क्या मतलब होता है, शांति। इसका क्या चाहिए था, सिनोनियम चाहिए, तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हैव 100 ईयर्स इन एज। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी 100 साल की उम्र पूरी कर ली है, तो वो क्या कहलाता है, वो सैनिटेरियन कहलाता है। मतलब सैनिटेरियन का मतलब क्या होता है, जो 100 साल का। सैनिटेरियन मतलब 100 साल का, ठीक। और वनरेबल का मतलब आदरणीय, और ग्रेजेट्रिक जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बूढ़ा, और एजेड का मतलब जो होता है वो भी ओल्ड या बूढ़ा कह सकते हैं। चलिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, इसको चेंज करना है। अच्छा, चलिए क्या लिखा है, मदर सेड टू हर। मदर ने उससे कहा, आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फॉर यू। मतलब उसकी मदर ने उससे कहा कि मुझे तुमसे जो है इससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी, ठीक है। तो हो क्या जाएगा कि मदर सेड की जगह पे क्या आ जाएगा, टोल्ड हर, ठीक है, दैट शी हैड एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम हर। यू की जगह हर हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ जो है उससे कह रहे हैं, लड़की से, तो क्योंकि इसमें तो इसी तरीके से चेंज हो जाता है। तो मदर टोल्ड, क्या हो जाएगा, मदर टोल्ड हर दैट सी, आई की जगह पे क्या आ जाएगा, सी हैड एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम हर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो मदर टोल्ड हर दैट सी हैड एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम हर। ये पहला ऑप्शन आपका इसी में मिल जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
13 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम टू सिट ऑन द फेंस। फेंस मतलब दीवार होता है, और दीवार का मतलब होता है कि जब आप दीवार पे बैठ जाएंगे, जैसे एक आप दीवार पे किसी बैठ गए, तो अब क्या होगा, आप इधर भी देख रहे हैं, आप अपने सीधे हाथ की तरफ भी देख रहे हैं, आप उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि आप अपने राइट भी देख रहे हैं, राइट लेफ्ट भी देख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप जो है किसी का पक्ष नहीं ले रहे, आप बीचों बीच में बैठे हो, आप दोनों की सुन रहे हो, आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी का पक्ष ना लेना, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर इसका देखा जाएगा तो ऑक्यूपाई अ बेंच नेक्स्ट टू अ बाउंड्री नहीं, अवॉइड टेकिंग साइड्स, हाँ ये हो सकता है, टेक अ हाई सीट, प्लेस समथिंग ऑन अ बैरियर नहीं, तो अवॉइड टेकिंग साइड्स ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ऋषभ वाज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। अच्छा, जो ऋषभ है उसने क्या किया है, मतलब डिक्लेयर कर दिया है टू फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ऋषभ वाज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। अच्छा अच्छा, इसको चेंज करना है तो हाँ ठीक है, बिल्कुल समझ गए, इसको चेंज करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा, दे डिक्लेयर्ड, दे वाज लगा है तो क्या हो जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पे वाज हट जाएगा पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, दे डिक्लेयर्ड ऋषभ फिट फॉर द नेक्स्ट मैच, यही आ जाएगा, नहीं फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। अच्छा, फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, हाँ ये हो जाएगा, फॉर नहीं था, टू आ जाएगा। तो ऋषभ डिक्लेयर्ड देम, बताओ, दे विल बी नहीं, दे डिक्लेयर्ड ऋषभ फिट टू द नेक्स्ट मैच, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. अच्छा, ये पहला ABCD में दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, ABCD। अच्छा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन से हमको ABCD करके बनाना है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, द ब्रिटिश वाज एक्सप्लॉइटिंग द इंडिगो फार्म्स इन द एरिया, ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द एक्सपोर्टेशंस ऑफ द फार्मर्स वाज सक्सेसफुली स्टॉप्ड। गांधी जी सत्याग्रह फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बिगन विद द फेमस चंपारण मूवमेंट इन बिहार। सो गांधी विजिटेड मोतीहारी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द चंपारण इन 1917 टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अच्छा, तो देखो यहाँ से जो शुरुआत हो जाएगी वो दोस्तों इससे हो जाएगी कि गांधी जी सत्याग्रह फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस बिगन विद द फेमस चंपारण मूवमेंट इन बिहार, और द ब्रिटिश वाज एक्सप्लॉइटिंग द इंडिगो फार्मर इन द एरिया। हाँ, यहाँ पे क्या था कि वो ब्रिटिश इन लोगों को परेशान कर रहे थे, तो सेकंड वाला ये हो जाएगा। ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर सक्सेसफुली स्टार्ट, वो वहाँ पे रहे तब तक थे जब तक उन्होंने उसको मतलब सही नहीं कर दिया था। चौथा तो आपका ये आ जाएगा, तो सही क्या मिला है, CABD। अच्छा, ABCD CABD, देखिए CABD मिल गया। चलिए 16 नंबर, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, पाउल वाज बाइटेड बाई अ डॉग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। अच्छा, जो पॉल था उसको जो है जो कुत्ते के द्वारा बचपन में काटा गया था, ठीक है। चलिए पाउल वाज तो सही लिखा है, बाइटेड बाई अ डॉग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, सब कुछ तो सही लिखा है, इसमें स्पेलिंग गलत दिखी है, BITTED होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, BITTED, तो बिटेड बाई डॉग होना चाहिए था, ये सही हो जाएगा। तो गलती किस में हो जाएगी, ये बाइटेड जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलती हो जाएगी। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, क्या लिखा हुआ है, वॉलंटरी लिखा हुआ है, डिस्पैरिटी लिखा हुआ है, कंटिन्यूनेस लिखा हुआ है, कन्वीनियंस लिखा हुआ है। तो इनकरेक्टली यानी कि जो गलत है हमको वो बतानी है। चलिए
जो लिखा हुआ है कंटिन्यूनियस लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है निरंतरता। इसी की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग जो है सही क्या होगी, CONTINUANCE, SE नहीं NACE होना चाहिए था, यहाँ पे लास्ट में C बनना चाहिए था S की जगह पे, ठीक है, तो गलती इसमें है। फिर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव सम एडिशनल सच एज इमरजेंसी विंडोज फॉर इवोकेशन, डिजास्टर लाइट, ETC। अच्छा, द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव सम एडिशनल, क्या हो जाएगा उसमें, टाइप्स आ गए, क्वालिटीज़ आ गए, फीचर्स आ गए या पीसेस आ गए। तो दोस्तों उसमें फीचर्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए कि जो नई वंदे भारत ट्रेन है उसमें जो है कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे कि इमरजेंसी विंडो फॉर इवोकेशन, बाहर जाने के लिए, डिजास्टर्स लाइट एंड ETC, मतलब इस तरीके की जब भी कोई होगी तो उससे बाहर जाने के लिए जोड़ा गया है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. अच्छा, if Binay has the book, why he is not giving you? अच्छा, यदि विनय के पास बुक है तो he is not giving you, वह तुमको क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, ये लिखा हुआ है। तो इफ़ जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये जो इंट्रोगेटिव, पहले तो देखिए ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ में ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है सब्जेक्ट की, ये पहले प्रयोग हो जाती है। जैसे इफ़ विनय हैज़ द सब्जेक्ट द बुक, वाई, तो यहाँ पे इज ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इज ही। क्या होना चाहिए था, इज ही नॉट गिविंग यू, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था। तो जो गलती है उसमें इज ही नॉट गिविंग टू यू, ये सही होना चाहिए, तो सेकेंड नंबर। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑनेस्ट लिखा हुआ है, सिनोनियम बताना है इसका। तो सिनोनियम इसका जो है ऑनेस्ट लिखा हुआ है। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। और इसका सीक्रेटिव मतलब छुपाने वाली कोई चीज़, सिंसियर मतलब ईमानदार या स्वभाव में अच्छा, ये इस तरीके से कह सकते हैं। और डेयरिंग जो हिम्मती हो। स्ट्रेंजर मतलब स्ट्रेंजर का मतलब जो अनजान हो, ठीक है। तो हॉनेस्ट का जो अगर सिनोनियम सबसे नज़दीक पड़ेगा तो वो सिंसियर ही पड़ जाएगा। चलिए, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, सम ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ईच ब्लैंक। अच्छा, ये क्लोज टेस्ट आ गया है। चलिए क्लोज टेस्ट देखते हैं। लिखा हुआ है, चेंज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू modernization of technology as well as upgradation of knowledge. In order of upgrade or modernize technology, management must employees to accept new technology. Training of staff become necessary to update their knowledge and to their skill. There is possible only effective communication between the management and the employees. अच्छा, तो यहाँ पे नो, स्लो, अनलिमिटेड या रैपिड, ये देखना था कि कहाँ पे। तो चेंज इन साइंस, नो चेंज इन साइंस, स्लो चेंज इन साइंस, अनलिमिटेड चेंज इन साइंस या रैपिड चेंज इन साइंस। तो अच्छा, तेजी से, क्या है, तेजी से बदला हुआ है साइंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रैपिड हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, रैपिड, ठीक है। रैपिड चेंज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड टू modernization of technologies as well as upgradation of knowledge. In order of upgrade or modernize technology, management must employees क्या होना चाहिए यहाँ पे, डिस्यूड, डिस्करेज, परस्यूड या डीएक्टिव। परस्यूड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, परस्यूड, ठीक है। तो परस्यूड एम्प्लॉयज टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। किस तरीके की न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, चलिए देखिए, इंटरमिटेंट, इरेगुलर या रेगुलर या इम्प्रॉपर। तो रेगुलर उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी, क्या हो जाएगा, रेगुलर उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। टू स्टॉप बिकम नेसेसरी टू अपडेट देयर नॉलेज एंड टू देयर स्किल। तो अपनी स्किल को क्या करेंगे, हैम्पर करेंगे, इन्हेंस करेंगे, इमिटिएट करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अपनी जो वो होगी, इनकी जो क्षमता होगी, इनके समझने, जब इनको रोज हर बार ट्रेनिंग मिलेगी तो इनका क्या होगा, स्किल इन्हेंस हो जाएगी, ठीक है।
दिस इज पॉसिबल ओनली इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। इफ दिस इज पॉसिबल ओनली, ये पॉसिबल कब होगा? बाई, थ्रो या थ्रो आउट, विद। तो किसके वजह से? तो ये माध्यम किसके माध्यम की वजह से होगा? थ्रो के, मतलब थ्रो क्या हो जाएगा? दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे पास अब जीएस का पोर्शन आ चुका है। चलिए भाई, ये देखिए सामान्य ज्ञान प्लस जी, इसमें जी सी ए भी होगी, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अब करंट अफेयर्स का भी इसमें सीन है। अब देखिए करंट अफेयर्स आपको यहाँ से 2 या 3 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। हर हाल में 25 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% जीएस दे देगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? अच्छा, स्तनधारी सरीसृप, मत्स्य या उभयचर। तो मत्स्य में होना चाहिए, यानी कि मछली में। जो मछली होती है इसमें क्या होता है, इसका हृदय जो होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, इसके जो हृदय होता है उसमें 2 कक्ष होते हैं, और उसमें दोनों कक्ष इसी की वजह से ये है जो है पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त को पंप करता है। इसीलिए जो मछली का जो हृदय होता है वो शिरायुक्त नहीं होता है, मतलब शिरायुक्त होता है। पैमाने का प्रतिफल क्या है? जो पैमाना होता है उसका प्रतिफल क्या पूछा गया? शाश्वत कालातीत परिघटना, दिशा रहित परिघटना, अल्पकालिक परिघटना या दीर्घकालिक परिघटना। तो अब जब हमसे ये चीज़ जो पूछी जा रही है, पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, तो वो दीर्घकालिक परिघटना होती है। क्या होता है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो जो पिंजौर गार्डन है वो चंडीगढ़ में स्थित है। बेंगलुरु, श्रीनगर, दिल्ली या चंडीगढ़? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। ये रॉक गार्डन जो है वो भी चंडीगढ़ में है, और उसको बनाया किसने था? नेकचंद ने बनाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जो ईडन गार्डन है वो कोलकाता में स्थित है। चलिए, डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक से, हिब्रू से, अंग्रेजी से या लैटिन से? बहुत से लोग होंगे जो डेमोक्रेसी को अंग्रेजी पे टिक करेंगे, पर दोस्तों अंग्रेजी पे आप जैसे ही ऐसे टिक करेंगे वो गलत हो जाएगा। आपको कहाँ जाना है? आपको ग्रीक भाषा पे जाना है। ग्रीक भाषा से लिया गया है ये। ठीक है, ये ग्रीक में डेमोक्रिटिका कहा जाता था। डेमोक्रिटिया से लिया गया है। जो ग्रीक में डेमोक्रिटिया कहा जाता था, ये वहाँ से लिया गया है। ये 2 शब्दों से मिला है, डिमोस और क्रेटोस। ठीक है, चलिए, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संसाधनों के साथ कब पारित हुआ? लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त का संसाधनों के साथ कब पारित हुआ? अच्छा, लोकपाल पूछा जा रहा है कि मतलब कब पारित हुआ? तो ये 17 सितंबर, नहीं 17 दिसंबर था। 17 दिसंबर 2013 को दोबारा से पारित हुआ। ये 17 दिसंबर 2013 को ये राज्यसभा में आया। ठीक है, और 18 दिसंबर को, मतलब उसके अगले दिन ही ये इन लोगों ने क्या था, लोकसभा में पारित कर दिया था। और ये भी कह सकते हैं कि दोनों जगह जब पारित हो गया उसके बाद में ये जो है लागू हो गया था। मतलब लागू गया उसी में 2013 में ही इसको पारित माना जाएगा। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, महाशक्तियों के बीच तनाव या उपयुक्त सभी? तो देखो, जो शीत युद्ध का अभिप्राय होता है, शीत युद्ध का सीधे सीधे से आप समझ लीजिए कि जो पूंजीवादी और जो साम्यवादी लोग होते हैं इनके बीच वैचारिक दुश्मनी होती है। बस क्या होता है? वैचारिक। वैचारिक मतलब उनके जो विचार होते हैं वो आपस में मेल नहीं खाते हैं, उनकी दुश्मनी होती है। ठीक है, तो इसमें जो पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी यानी कि अमेरिका और उसके सहयोगी हो गए, और साम्यवादी यानी कि सोवियत संघ और उसके सहयोगी हो गए, इनके बीच में तनाव या दुश्मनी जो है ये महाशक्तियों के बीच में रहती है। तो इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध मतलब एक तरीके का शांत युद्ध जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन वो युद्ध चलता रहता है। चलिए, 32 नंबर, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और सिंध के बीच जो नदी बहती है उसका नाम पूछा जा रहा है। चलिए, गोदावरी, गंडक, ताप्ती या नर्मदा? तो सतपुड़ा और बिंद के बीच ये नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। चलिए, 33 नंबर देखिए,
कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी। अब जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है, अगर आप काउंट करने पे आएंगे तो उसमें दो, देखिए दो जो योजना अवकाश थे जिसमें 2-2 साल का अवकाश रहा है, तो आप वहाँ से कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक, अब किस किस साल में कौन कौन से डे पे अवकाश रहा है, मतलब कौन कौन से सालों में अवकाश रहा है, वो आपको नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो टोटल काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात आएगी तो 2012 से लेकर 2017 तक की ये पंचवर्षीय योजना थी। चलिए, फ्रैंक पूछा गया है किस देश की मुद्रा है। तो फ्रैंक मुद्रा वैसे तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता, चलिए देखिए, जापान, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो जो फ्रैंक है तो दोस्तों वो स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। कहाँ की? स्विट्जरलैंड की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मुद्रा भारत की रखी जाती है, स्विस बैंक में। और बाकी जो आयरलैंड लिखा है इसकी यूरो है, इंडोनेशिया की मुद्रा जो है वो रुपया में है, और जो जापान है उसकी येन है। चलिए 35 नंबर में द जुडिशरी एंड गवर्नेंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। ये पुस्तक तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताई थी, जो माधव गोड बोले थे उन्होंने लिखी है। अब ये मुझे याद नहीं कि मैंने इसको करंट में बताया है या आपको प्रीवियस ईयर, मतलब किसी पेपर में बताया है, करंट सेट पेपर में बताया, मुझे ये एग्जैक्टली नहीं याद है। लेकिन माधव गोड बोले की जो है ये पुस्तक है द जुडिशरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो माधव गोडबोले हो जाएंगे। चलिए 36 नंबर देखिए, अश्विनी पोनप्पा खेल किस खेल से संबंधित है? सॉरी, अश्विनी पोनप्पा जो है वो किस खेल से सब के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। तो लिखा टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट या बैडमिंटन। तो दोस्तों ये बैडमिंटन खेलते थे। क्या खेलते थे? बैडमिंटन खेलते थे। चलिए 37 नंबर, निम्न में कौन सा तत्व धम्म से वर्णित नहीं है? अच्छा, निम्न में कौन सा तत्व धम्म से वर्णित नहीं है? माता पिता के आज्ञा का पालन, दान पुण्य, भ्रातृभाव, संघ के प्रति आस्था। देखो, जो धम्म में जो वर्णित है उनमें आपका ये आज्ञा, माता पिता की आज्ञा का पालन, दान पुण्य, मातृभाव, और जो पक्षी प्राणियों की हत्या ना करना, ठीक है, प्राणियों को क्षति ना पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, दान पुण्य, अल्प व्यय, और जो है अल्प संचय, और ये इस तरीके की चीज़ें जो हैं धम्म में स्थित हैं। लेकिन संघ के प्रति आस्था ये उसमें कहीं पे भी स्थित नहीं है। चलिए 38 नंबर देखिए, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या नगर प्रशासक? तो देखो, जो मौर्य वंश का जो दौरान जो मौर्य वंश के जो शासन था उसके दौरान जो स्थानीय था, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन था? स्थानीय नहीं, स्थानीय कौन होता था? वो जिला प्रशासक ही स्थानीय होता था। चलिए फिर 39 नंबर, निम्न में किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता था? अर्थशास्त्र का जनक पूछा गया। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको कई तरीकों से आप देख सकते हैं। अगर जरा सा भी आप चूके तो ये गलत हो जाएगा आपसे, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक माल्थस, रॉबिन्सन, रिकॉर्डो और एडम स्मिथ। तो देखो, वैसे तो आपने बहुत से पढ़े होंगे, हो सकता है आपने कुछ और भी पढ़ा हो। ये एडम स्मिथ जो दे रखे हैं ये अर्थशास्त्र के जनक माने जाते थे, लेकिन जो ये माल्थस, रॉबिन्सन और रिकार्डो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं कि बहुत फेमस अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे, बहुत फेमस। चलिए, धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो जो धार्मिक त्यौहार दशहरा है ये कर्नाटक राज्य में, क्या था? कर्नाटक राज्य में बहुत ही मतलब हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। चलिए, विटामिन B2 का नाम, B12 नहीं है यहाँ पे, B2 का अन्य नाम पूछा गया है कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन या फ्लोविन होता है। चलिए देखते हैं, थाइमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन और डेक्सट्रोस। तो ये राइबोफ्लेविन है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपात्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपात्र है? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वायु से वायु पूछा गया है कि वायु से वायु प्रक्षेपात्र वाला कौन सा हो जाएगा? उसका नाम क्या है? पृथ्वी, अग्नि, आकाश या अस्त्र? तो दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा अस्त्र।
फिर कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? कर्नाटक में है, ये तो पता चल गया। और ये ब्रह्मागिरी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चलिए, उडुपी, मंड्या, कुडागू या हसन। ये कुडागू है, कुडागू का कुर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुर्म। चलिए, 3 पेज और बचे हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, उसके तहत हुआ क्या था? उसके तहत जो ब्रिटिश संसद के जो था, उसने बंगाल में पहली बार ये है कॉलेजिस्ट सरकार जो है की व्यवस्था की थी। इसी के तहत जो है वॉरेन हेस्टिंग 1774 में पहला गवर्नर जनरल बन गया था। कहाँ? बंगाल का। और यही जो है आपका ये कॉलेजिस्ट की जो प्रथा है, ये आज भी हमारे इसमें चलती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वहाँ पे अभी भी वो अपने जानने वाले को ही बनाते हैं, किसी दूसरे को नहीं बनाते हैं। प्रख्यात गायक पीर बख्श का संबंध किससे था? जो पीर बख्श का संबंध था वो दोस्तों ग्वालियर घराने से है। इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे पेपर के लिए तो कुछ भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है तो आ भी सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही का जो है धर्म आरंभ किया था? तो वो दोस्तों अकबर ने किया था। इतना सरल क्वेश्चन जब अगर आपके सामने आए तो जरूर करिएगा। और ये 1582 में किया था इसने, ठीक है। चलिए, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन से राज्य में विकसित कर रहा है? देखो, ये सबसे बड़ा बात कर रहा है सफारी, तो ये दोस्तों हरियाणा में लग रहा है। कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। क्या? अच्छा, ये तो अभी हम लोग कर ही चुके हैं, ये तो डबल बार रिपीट हो रहा है। चलिए इसको यहाँ से हटाइए। हाल ही में किस राज्य की पुलमपरा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? अच्छा, देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब आप भी जानते हैं केरल जो है साक्षरता के मामले में सबसे आगे। जब वो साक्षर होगा तो वो डिजिटल साक्षरता भी बहुत जल्दी लेके आ जाएगा। तो ये केरल में है। चलिए, सिलधर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ है? जो सिलधर मृदा परीक्षण संस्थान है, ये पूछा गया है कहाँ है? तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या गोरखपुर। तो ये दोस्तों इलाहाबाद में मिल जाएगा आपको। राज्य के किस जनपद में रेलवे का संग्रहालय है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। इलाहाबाद, कानपुर, झांसी या वाराणसी। तो वाराणसी में ये रेलवे का संग्रहालय है। क्या है? वाराणसी में रेलवे का संग्रहालय है। और बाकी जो राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में जो चाणक्यपुरी पड़ेगा वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के जो पूरे 50 क्वेश्चन थे वो हमारे देखिए यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए भाई दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।